गाइस नमस्कार। आज हम लोग सीखने वाले हैं इंटीग्रेशन चैप्टर में डिफिनिट इंटीग्रल वाले पार्ट में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। बोले तो अपने जो समाकल कलन गणित है उसका मूलभूत थ्योरम अपन लोग यहाँ सीखने वाले हैं। एक्चुअली देखा जाए तो जो डिफिनिट इंटीग्रल है उसका 99% जो पार्ट होता है इसी से ही सॉल्व होता है। यस्टरडे हम लोगों ने डिस्कस किया था, कल क्या जो लेक्चर जिन बच्चों ने देखा होगा उसमें हमने लिमिट ऑफ सम का प्रयोग किया था, जिसके ज़रिए से हमने किसी फंक्शन का दिए गए इंटरवल के बीच में वैल्यू निकाला था। आज के इस लेक्चर में बिल्कुल आपको इजीली सारा कुछ सिस्टम देखने को मिलेगा। इसमें कोई ज़्यादा ना कोई फार्मूला है, इसमें इजीली आपको जो आपने अभी तक पढ़ लिया है इंडेफिनिट इंटीग्रल में वही चीज़ों का यूज यहाँ पर करना है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को यहाँ रखना है। आप समझते हैं ये होता क्या चीज़ है। सबसे पहले इसमें सबसे पहला नंबर तो क्या है, कोई एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए, कोई एक ऐसा फलन होना चाहिए जो कि कंटीन्यूअस फंक्शन हो। जैसे हमने मान लो कोई फंक्शन f(x) ले लिया और ये फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है। कंटीन्यूअस बोले तो संतत, हिंदी में है ना, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, संतत। कोई कंटीन्यूअस फलन होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। कंटिन्यूअस मतलब होता है कि किसी एक निश्चित अंतराल के बीच में अगर इस फंक्शन का ग्राफ हम लोग खींचें, जैसे मान लो सपोज करो कि हमने a to b ले लिया। मान लो यहाँ पर क्या है, x = a है और यहाँ मान लो हमने ले लिया x = b। तो ये जो फंक्शन है f(x), इसका ग्राफ क्या है, कहीं ब्रेक नहीं है, एकदम कंटिन्यू है। तो इस तरीके का फंक्शन आपके सामने होना चाहिए जब आप इसका डेरिवेटिव विद डिफरेंट इंटीग्रल की सहायता से ज्ञात कर रहे हैं, राइट। और ये इंटरवल जो कंटीन्यूअस होना चाहिए किसी एक डिफरेंट इंटरवल के बीच में, मतलब एक बंद अंतराल के बीच में कोई फंक्शन पहले नंबर तो कंटीन्यूअस होना चाहिए, तभी उस फंक्शन का उस अंतराल में निश्चित समाकलन निकालेंगे। और एक बात हमने कल की ही डेट में बताई थी कि निश्चित समाकलन यहाँ पर जो निकलेगा किसी फंक्शन का, वो क्या होगा, एक अद्वितीय अर्थात यूनिक वैल्यू देगा। एक तो पहली बात इसकी ये हो गई कि यहाँ पर जो इंडिफिनिट इंटीग्रल निकलेगा वो हमेशा क्या वैल्यू देगा, यूनिक वैल्यू देगा। अब हमने मान लिया कि भाई कोई फंक्शन है, कोई फलन है जो कि क्या है, कंटीन्यूअस है, किस पे, किसी दिए गए इंटरवल बिग ब्रैकेट a, b के बीच में। तब आपके सामने इस तरह का a to b f(x) dx है ना, a to b f(x) dx का जो हम लोग इंटीग्रल वैल्यू निकालेंगे वही क्या होगा, डिफिनिट इंटीग्रल मान कहलाएगा। देखो मान लेते हैं हमने स्मॉल f(x) का इंटीग्रेशन किया और सपोज करो स्मॉल f(x) का इंटीग्रेशन किया और आपके सामने आ गया कैपिटल f(x), इस तरीके से आ गया। तो a लिमिट लोअर में तो a है, अपर में b है। अब यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस इतना ही है, इंटीग्रेशन तो करना हमें आता है क्योंकि हमने अनिश्चित समाकलन में पूरा पढ़ ही लिया है। अब यहाँ वैल्यू रख लेंगे पहले अपर लिमिट का। अपर लिमिट कितनी है, b fb माइनस fa। तो यही जो वैल्यू आ गई यही क्या है, f(x) a to b का निश्चित समाकल मान हो गया, अर्थात डिफिनिट इंटीग्रल वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से हम डिफिनिट इंटीग्रल वैल्यू विद द हेल्प ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस की सहायता से निकालते हैं, जो कि इंटीग्रेशन के डिफिनिट इंटीग्रल वाले पार्ट में लगभग 99% यूज्ड होता है, राइट। और इसकी वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज यूनिक होती है। तो पहली बातें हमने यहाँ पर सीख ली। अब हम लोग इसी के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज को करने जा रहे हैं और दो एक्सरसाइज एक साथ करेंगे, बिकॉज दोनों ही एक्सरसाइज जो है इसी के ऊपर ही कंप्लीटली बेस्ड है। एक तो 7.9 एक्सरसाइज और 7.10। चलो दोनों एक्सरसाइज को एक साथ ही स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अपने पास में हमने क्या है, एक्सरसाइज 7.9 के दो क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। हालांकि सारे के सारे क्वेश्चंस बड़े इजी से हैं। हमने क्या करना है कि तुम्हें ट्रिक बताना है कि क्वेश्चन को करते कैसे हैं। इंटीग्रेशन करना आपको इजीली आता है, सिर्फ वैल्यू रखना आपको यहाँ पर आना चाहिए और सब कुछ इजीली हो जाएगा। तो चलो इंटीग्रेशन हमने इंडेफिनिट इंटीग्रल में ऑलरेडी सीख लिया है, उसी को हम दोबारा रिवाइज करेंगे। तो x का जैसे इंटीग्रेशन कितना होगा, x²/2, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। 1 का इंटीग्रेशन बेटा कितना होगा, x होगा। लिमिट जो है अपने पास में कहाँ से कहाँ तक है, -1 से लेकर के +1। तो मैंने बताया है कि सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, मतलब ऊपर वाली वैल्यू रखते हैं। तो ये 1 जो है इस पूरे मान में हम 1 रखेंगे जहाँ जहाँ x है, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2 + 1 हो गया। ये तो अपर वाला केस हो गया। फिर अब नीचे वाला रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रखेंगे।
तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर, नीचे हो गया 2 प्लस फिर -1, और इन दोनों के बीच में मतलब जो पहले 1 रखा उनके और जो -1 रखा उनके, दोनों के बीच में -1 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हमने क्या लगा दिया? -1 लगा दिया। तो इस तरीके से हमने दोनों के बीच में क्या लगा दिया बेटा? -1 लगा दिया। अब इन्हीं को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1/2 हो गया, प्लस आपके पास में 1 हो गया, -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1/2 हो गया, प्लस माइनस -1 हो गया। अब इनको और सिंप्लीफाई कर लो, तो 1/2 हो गया, प्लस 1 हो गया, माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -1/2 हो गया, माइनस माइनस कितना हो गया? +1 हो गया। तो इनसे ये कट जाएगा, तो 1 कितना आ गया बेटा? 2 आ गया। तो इस तरीके से हमारे पहले वाले क्वेश्चन की जो वैल्यू होगी कितनी होगी? 2 होगी। अर्थात इस वाले डिफिनिट इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी सिर्फ 2 होगी, अर्थात इसके सिवाय 2 के सिवाय इसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी। इसी कारण से क्या बोला जाता है? यूनिक वैल्यू बोली जाती है, अर्थात डिफिनिट इंटीग्रल का यूनिक वैल्यू। एक क्वेश्चन और पिकअप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरीके से आपके सामने दिया गया है x × e⁻x² dx। देखो इंटीग्रेशन करने का तरीका हमने आपको ऑलरेडी बताया। अब यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो नहीं बताऊंगा, बिकॉज ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड कंप्लीटली इन इंडिफिनिट इंटीग्रल कैसे इंटीग्रेट करते हैं। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहला नंबर तो हमें देखना है कि भाई इसमें कौन सा मेथड लगाएं ताकि ये इंटीग्रेट हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, एक पार्ट x² है, यहाँ पर x है। अगर x² का डेरिवेटिव देखें तो यहाँ पर x² का डेरिवेटिव अर्थात अवकलज मान कितना होता है? x होता है। तो हमने इसी कारण से x² को सब्स्टिट्यूट कर दिया t से, माना x² बराबर हमने क्या मान लिया? t मान लिया, हमने a मान लिया। इसको डेरिवेटिव करेंगे बेटा तो 2x dx = कितना आ जाएगा? dt आ जाएगा। ठीक है, 2x dx बराबर dt। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी? x dx = dt/2। यहाँ एक छोटी सी बात और आपको सीखनी है। देखो हमें x dx का मान निकालना था, हमने निकाल लिया। एक बात और, जब ये चीज़ x के फॉर्म में था तब तो लोअर लिमिट 0 थी, अपर लिमिट 1 थी। अब आपने x² को t के रूप में लिख दिया तो लिमिट भी क्या होगी? चेंज होगी। तो नई लिमिट क्या आएगी? यहाँ न्यू लिमिट लिखेंगे। देखो नई अपर लिमिट क्या हो जाएगी? नई अपर लिमिट। तो जहाँ जहाँ x है उसी का स्थान 1 लिख देंगे तो t का मान आ जाएगा। तो x का मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर = t, मतलब अपर लिमिट में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 1 आएगी। अच्छा, लोअर लिमिट में कितनी आएगी? तो लोअर लिमिट क्या है? x के लिए 0, तो यहाँ 0 रख देंगे x के स्थान पे। तो 0 का स्क्वायर = t। तो t के लिए जो लोअर लिमिट होगी कितनी हो जाएगी? t हो जाएगी, राइट। तो लिमिट भी हम क्या है? चेंज करेंगे। जब हम जिसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिमिट भी उसी के रूप में रखेंगे। अब देखो लिमिट रख दो, तो लिमिट में कोई बदलाव नहीं है। लोअर लिमिट क्या है? 0 है t के फॉर्म में, और अपर लिमिट t के फॉर्म में 1 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो x × dx के स्थान पे, मतलब देखो ax a है, dx a है, मतलब इतनी दूर के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ लिख सकता हूँ dt। ठीक है, x dx के स्थान dt। और यहाँ बचा e⁻x², के स्थान पर t, मतलब e⁻ क्या आ जाएगा? t आ जाएगा। तो e⁻t का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा? e⁻t होता है, राइट। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर 1 तक। तो अपर लिमिट में क्या रखेंगे? एक बार 1 रखेंगे तो e⁻1 हो गया, और लोअर लिमिट में एक बार रखेंगे 0 और दोनों के बीच में लगा देंगे माइनस। तो e⁻1 का वैल्यू होता है e⁻1 माइनस e⁻0 का वैल्यू होता है 1। इसका मतलब कितना रिजल्ट आ गया? e⁻1। यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि जो 7.9 एक्सरसाइज है उसमें इसी तरीके के। तो स्टूडेंट्स हमने 7.9 में 2 क्वेश्चंस हमने करवाया, बाकी शेष क्वेश्चन एज इट इज़ वैसे के वैसे हैं जैसे हमने आपको करवाए हैं। अब मैं 7.10 में भी वही क्वेश्चंस वैसा ही टाइप का है, इसी कारण से हम 7.10 भी आपको करवा दे रहे हैं। कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे जो डिफरेंट टाइप के हैं, बाकी आप करेंगे तो आपको ईजिली आ जाएगा। डाउट होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखा है x/x² + 1 dx। आपके सामने एक क्वेश्चन है 0 to 1 आपके सामने दिया गया है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसलिए शायद सबसे पहली बात आपको क्या मालूम होना चाहिए? आपको ये मालूम होना चाहिए कि x/x² + 1 को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो अनिश्चित समाकलन मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहली बात आपको देखो, इसका डिनोमिनेटर जो है अगर मैं इसको क्या मान लूँ? t मान लूँ, तो इसका डेरिवेटिव देखो ऊपर उपस्थित है, तो ऑब्वियसली हम इसको डेरिवेट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? x का x² डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 0, और उसके बाद में लिख दिया हमने dx = क्या हो जाएगा? dt आ जाएगा। तो बोले तो आपके सामने अब मैं लिख दूंगा x dx = क्या आ जाएगा बेटा? dt/2 हो जाएगा। अब देखो इसके लिमिट की बात करेंगे।
एक लिमिट लोअर है, एक अपर लिमिट है, दोनों ही लिमिट x के फॉर्म में है। अब हम इसको t के फॉर्म में लेके आएंगे, क्योंकि हमने इसको किसके रूप में माना है, t के रूप में माना है। तो जो नई लिमिट होगी वो क्या हो जाएगी, न्यू लिमिट। तो अपर लिमिट देखो क्या लेंगे, अपर लिमिट में x के स्थान में पहले 1 रखेंगे, तो यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू टी। तो मतलब 1 + 1 इज इक्वल टू टी। तो अपर के लिए हम लोग लिखेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है। अब लोअर लिमिट मान लो आपको ज्ञात करना है, लोअर लिमिट कितनी होगी, तो जो लोअर लिमिट है वो x के लिए 0 है, तो हम यहाँ x के स्थान पे 0 पुट कर देंगे, 0 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। तो आपके सामने हो जाएगा 1 इज इक्वल टू टी। तो लोअर लिमिट t के फॉर्म में हम 0 लिखेंगे, अपर लिमिट t के फॉर्म में 2 लिखेंगे। तो यही पूरी वैल्यू जो है कन्वर्ट होकर क्या आ जाएगी बेटा, लोअर लिमिट के लिए तो 1 आ जाएगी, अपर लिमिट के लिए तो 2 आ जाएगी, और x dx के लिए आप लिख दोगे dt/2, और नीचे आपका क्या है x² + 1, जिसको आपने क्या माना है t, तो हमने लिख दिया यहाँ पर t। तो देखो 1/2 तो हमने क्या किया, बाहर कर लिया, तो आपके सामने आ गया 1, ये आपके सामने हो गया 1/t, यहाँ पर आ गया बेटा dt। अब 1/x के जैसा है, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1/2 log बेस ई mod t, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक बेटा करेंगे, 1 से लेकर 2 तक। अब देखो 1/2 तो हमने बाहर कर लिया, 1/2 रखेंगे तो आपके सामने आ गया log बेस ई mod 2 माइनस log बेस ई mod 1, ठीक है। तो आपके सामने वैल्यू निकल के आ गई log बेस ई mod 2 माइनस 1 का वैल्यू 0 होता है, तो कुल मिला के वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 log बेस ई mod 2। दिस इज़ योर आंसर। तो इस तरीके से हमने पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। दूसरे वाले क्वेश्चन को भी करने का प्रयास करेंगे, बड़ा इजी सा है क्वेश्चन। हम देखो sin इनवर्स 2x प्लस 2x/1 + x² को जानते हैं क्या होता है, 2 tan इनवर्स x होता है। तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपन लिख लेते हैं इसके स्थान पे 2 tan इनवर्स x, राइट। sin इनवर्स 2x/1 + x² के स्थान पे क्या लिख लेते हैं, 2 tan इनवर्स x लिख लेते हैं। यहाँ 0 से लेकर 1 लिख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं dx। बात मेरी समझ में आ गई होगी। अब 2 को अपन क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं, 2 को अपन क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो 2 को बाहर करेंगे तो 0 to 1 हो जाएगा, और a आ जाएगा बेटा tan इनवर्स x इंटू dx। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो मैंने आपके सामने बताया कि जब इंटीग्रल पार्ट आपके सामने सिर्फ एक ही फलन हो, तो इसको हम इंटीग्रेट कैसे करते हैं, हमने काम के इसमें इंटू 1 कर दिया। तो एक को हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, एक को हमने सेकंड फंक्शन मान लिया आइलेट के हिसाब से। देखो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 1 जो है क्या है, बीजगणितीय अर्थात अलजेब्रिक फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का बाई पार्ट रूल लगाएंगे। तो बाई पार्ट रूल आप जानते ही होंगे, बताया था आपको क्या होता है। फर्स्ट फंक्शन, जिनको बाई पार्ट रूल नहीं मालूम है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक मौजूद है, आप उसका की वीडियो देख लें, तभी आपको क्या है कि जो क्वेश्चंस आपको पीछे के इंटीग्रेट करने वाले नहीं आएंगे वो आप उसको पढ़ लेंगे, तो आपको ऑब्वियसली क्या है, इसका इंटीग्रेशन आपको इजीली आ जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस x का स्क्वायर, मतलब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1/1 प्लस x स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 का कितना हो गया, x हो गया, यहाँ कितना हो गया, dx हो गया, राइट। अब आपके सामने लिमिट कितनी है, लिमिट आपको मालूम है 0 से लेकर कितनी है, 1 है। लिमिट कितनी है, 0 से लेकर के 1 है। चलो हम वैल्यू प्लेस करेंगे आपके सामने। तो आपके सामने क्या आ जाएगा, यहाँ भी चूंकि वैल्यू ये निकल के आ गई है ऑब्वियसली, तो इसका भी लिमिट अपन यहाँ लगा देते हैं। इनकी लिमिट कितनी हम लोग यहाँ पर रख देंगे डायरेक्टली। तो वैल्यू रखने के बाद में क्या आ जाएगा अपने पास में, 2 tan इनवर्स 1 इंटू ये तो 1 हो गया, और माइनस यहाँ 0 रख देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0 -2। देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 + x² को हम लोग क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। 1 + x² को हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं t। तो हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष, तो 0 + 2x dx इज इक्वल टू हो गया dt। तो बोले तो आपके सामने हो गया x dx इज इक्वल टू dt/2। अब चूँकि लिमिट जो है x के रूप में है, तो इसकी नई लिमिट क्या हो जाएगी, वो हम चेंज कर लेंगे। तो न्यू लिमिट क्या होगी, पहले अपर लिमिट देखेंगे, x के स्थान में 1 रखेंगे, तो 1 + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो मतलब 2 इज इक्वल टू t आ जाएगा। और लोअर लिमिट देखेंगे, x के स्थान में 0 पुट करेंगे, तो 1 + 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो आपके सामने 1 इज इक्वल टू t आ गया। तो कुल मिला के वैल्यू कितनी आ जाएगी, लोअर लिमिट में तो 1 आ जाएगी, और अपर लिमिट में आपकी 2 आ जाएगी।
ठीक है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पे कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा, और एक्स डी एक्स के स्थान पे कितना आ जाएगा, डी टी अपॉन 2 आ जाएगा, डी टी अपॉन 2 आ जाएगा। तो कुल मिला के रिजल्ट देखो बेटा, यहाँ पर 2 इंटू tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, पाई बाई फोर इंटू हो गया 1 माइनस 2। यहाँ देखो हमने क्या किया, 1/2 इसका कॉमन ले लिया, और यहाँ हो गया 1/2 का क्या हो जाएगा, log t, यहाँ 1 2 2 लिख दिया। सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये से कट जाएगा, तो रिज़ल्ट आ जाएगा पाई/2 माइनस 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, log बेसी mod 2 माइनस log बेसी 1, इस तरीके से। तो आपके सामने क्या आ जाएगा, पाई/2 माइनस log बेस 2, ये वैल्यू log 1 की वैल्यू 0 होती है तो प्लस 0 हो जाएगा। तो कुल मिला कितना आ जाएगा, पाई/2 माइनस log बेसी mod 2, ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है -1 to 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसको इंटीग्रेट करना है। हालांकि इस तरह क्वेश्चन आपने ऑलरेडी कर लिया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ डिफरेंट इंटीग्रल है जिसमें लोअर और अपर लिमिट दिया गया है, तो उसको रख करके हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इस तरह क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको आइडिया मालूम है, मैंने आपको बताया एक्स का स्क्वायर लिख देते हो प्लस 2 इंटू इसको x लिखते हो, जितनी वैल्यू आती है इसमें आप भाग देते हो, तो 2x कट जाएगा, 1 आ जाएगा, जो आए उतने का स्क्वायर ऐड कर दो, उतने का स्क्वायर आप सबट्रैक्ट कर दो, प्लस 5 लिख दो। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक रिजल्ट कितना आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 5 हो गया। तो कुल मिला कितना आ गया, x प्लस 1 का स्क्वायर, 5 में से गए 4 प्लस 4, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपने देखा किस तरीके से हमने इसको पूर्ण वर्ग बनाया, इसलिए आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसकी वैल्यू को हम लोग निकालेंगे, -1 to 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसके स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इतना लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, dx अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखो ये बिल्कुल इजीली सा फार्मूला है, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला है ना। तो क्या होता है फार्मूला, 1/a बोले तो 1/2 tan इनवर्स x बाई ए, एक्स प्लस 1/a। अच्छा लिमिट हमने नहीं रखा है, लिमिट रख देते हैं -1 से +1, तो यहाँ लिमिट कितना से कितना तक हो जाएगी, -1 से +1। अब यहाँ डिफरेंस सिर्फ इतना ही है लिमिट का, एक बार अपर लिमिट रखो सबसे पहले, फिर आप लोअर लिमिट रख दो। अपर लिमिट में क्या हो जाएगा, x के स्थान पे 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 अपॉन 2 माइनस tan इनवर्स -1 + 1 अपॉन 2। सिंप्लीफाई करेंगे आप तो 1/2 tan इनवर्स 2 अपॉन 2 माइनस tan इनवर्स 0 आ जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा बेटा, 1 आएगा। tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई/4, कितना आ जाएगा, पाई/4 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, पाई/8। दिस इज योर आंसर, राइट। तो इस तरीके से हम इसलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने और भी है, देखो इस तरह क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो आप कैसे करेंगे, आपने इसको ऑलरेडी हालांकि सॉल्व कर लिया है, लेकिन मैं आपको इसमें डिफिनिट इंटीग्रल में बताता हूँ। तो इसकी हाईएस्ट पावर पहले एक बार कॉमन ले लो, तो जब कॉमन आएगी तो अपने पास में घात सहित लेकर के आएगी इसको, तो आपने 1/3 भी इसको ले लिया बाहर, यहाँ बचा कितना अंदर में, x अपॉन एक्स क्यूब बच गया, माइनस यहाँ 1 बच गया, और यहाँ बच गया 1/3, नीचे आ गया x की पावर 4 और यहाँ आ गया dx। सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा यहाँ पर x बचेगा, तो इस वाले x से ये वाला x कटेगा तो यहाँ x का क्यूब बचेगा। तो कुल मिला करके देखो क्या आया आपके पास में, 1/3, यहाँ 1 आया, और यहाँ का देखो x कटा, यहाँ का x क्यूब कटा, x स्क्वायर है, तो कुल मिला के आ गया 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस 1। लिमिट कहाँ से कहाँ तक आई, 1/3 आई, और नीचे कहाँ से कहाँ तक आई, x का क्यूब आई, यहाँ आई आपके सामने dx, राइट। अब देखो इसलिए से आपके सामने दिखाई दे रहा है कि एक कंडीशंस क्या है, बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर बेस्ड है। क्यों है, क्योंकि इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो ऑब्वियसली है कि 1/x³ आएगा। कैसे, देखो ध्यान से देखना, हमने क्या किया, 1/x का स्क्वायर -1 को हमने t मान लिया।
जब इसको हम डेरिवेट करेंगे, मतलब इसका अवकलज मान निकालेंगे, तो देखो x की पावर -2 -1, एक बार मैंने इसको लिख दिया इज इक्वल टू, अब यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो x पावर -2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, -2 x की पावर -2 -1 मतलब -3 आ जाएगा, -1 का हो गया 0। यहाँ लिख देंगे बेटा dx, यहाँ लिख देंगे dt। तो सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा रिजल्ट, आपके सामने देखो, आपके सामने आ जाएगा x की पावर -3 dx इज इक्वल टू dt अपॉन -2, राइट। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा बेटा, x पावर -3 dx इज इक्वल टू dt अपॉन -2। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो dx अपॉन x का क्यूब इज इक्वल टू dt अपॉन -2। अच्छा, जब आपने इसको t के रूप में माना है, ये पूरा x का वैल्यू t के रूप में माना है, तो ऑब्वियस है कि लिमिट भी नई आएगी। तो नई लिमिट क्या हो जाएगी, पहले तो अपर लिमिट नई वाली क्या हो जाएगी, देखो अपर लिमिट में x के स्थान में क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू t। तो आपके सामने हो जाएगा 1 -1 0, 0 इज इक्वल टू t। अब लोअर लिमिट में क्या आ जाएगी, लोअर लिमिट में क्या करेंगे, x के स्थान में क्या रखेंगे बेटा, 1/3 रखेंगे, यहाँ 1/3 रखो, 1 अपॉन 1/3 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू t। तो आपके सामने हो गया 3 3 9 -1 इज इक्वल टू t। तो आपके सामने हो गया 8 इज इक्वल टू t। तो t का वैल्यू 8 आ गया, t का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। लोअर लिमिट में 0, अपर लिमिट में कितना आ गया, सॉरी अपर लिमिट में तो आपके सामने आ गया 0 और लोअर लिमिट में कितना आ गया, 8 आ गया। तो हम लोग यही वैल्यू अब यहाँ रखेंगे। तो पहले लोअर लिमिट वाला रखते हैं, लोअर लिमिट वाला तो 8 हो गया, अपर लिमिट वाला कितना आ गया, 0 आ गया। चलो ठीक है, अब 1/x स्क्वायर -1 के स्थान पे t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर कितना, t की पावर 1/3 हो जाएगा। नीचे 1/x क्यूब dx का मान कितना हो जाएगा, dt अपॉन -2। तो देखो हम बाहर कर लेंगे, तो 1/-2 बाहर हो गया। और t की पावर 1/3 का इंटीग्रेशन कितना होगा, t की पावर 4/3 अपॉन 4/3, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 8 से लेकर के 0 तक। सिंप्लीफाई कर लो बेटा इसको, ये 4/3 इस साइड आएगा तो हो जाएगा -3/8। अब यहाँ एक बार 0 रखो तो 0 की पावर 4/3 आ गया, माइनस और यहाँ 8 की पावर 4/3 आ गया। अब देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो -3/8 आ गया, ये तो 0 आ जाएगा, -2 की पावर 3 की पावर 4/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो 2 की पावर 4 मतलब 16 हो जाएगा। तो कितना आया, -3/8 इंटू -16, तो 8 दूनी 16 बराबर कितना आ गया, 6। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने इस वाले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको हमने कंप्लीट कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने पास में एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये थोड़ा डिफरेंट है। बहुत बार ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है और आपके स्कूलिंग में दिया गया है, तो इसका मतलब है आपके स्कूलिंग में भी पूछा जाता है। तो चलो हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इस कारण इसको मैं बताता हूँ आपको। 0 to x t sin t dt। देखो यहाँ पर एक बात है कि यहाँ पर एक वेरिएबल, एक चर राशि x का है, मतलब x के रूप में है, और यहाँ पर t के रूप में है। या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फलन है दूसरे वेरिएबल के रूप में है, और यहाँ पर जो समाकल्य है वो दूसरे वेरिएबल के रूप में है। जब भी कभी ऐसे केस आपके सामने दिया जाए तो उसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं वो अपने आप को जानना है। तो इसमें लगता है लीबनीज फार्मूला, लीबनीज इंटीग्रेशन। लीबनीज इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, लीबनीज। और लीबनीज फार्मूला क्या होता है बेटा, ये सबको याद रखना पड़ेगा। वो क्या होता है, जैसे हम लोग मान लो लिखते हैं f1x, मैं फार्मूला आपके सामने लिख रहा हूँ, f2x, ये आपके सामने है। इंटीग्रेशन में देखो लोअर लिमिट में मैंने x का फंक्शन माना है और ऊपर हमने अपर लिमिट में x का फंक्शन माना है। और मान लो कि आपके पास में इंटीग्रेंड जो है वो t के रूप में है और dt है। अब इसका इंटीग्रेट करना है, तब यहाँ लीबनीज फार्मूला लगता है। कैसे लगता है, हम लोग लिखते क्या है, f2-x, हमें निकालना क्या है, f'(x). f'(x) का मतलब ये होता है, ये जैसे मान लो वैल्यू आपका, मान लो कि आपके सामने f(x) के बराबर है, आपको निकालना क्या है, इसका f'(x) निकालना है।
तो जब भी कभी आप इस तरीके से इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे तो वहाँ लीबनिज फार्मूला लगता है। तो एफ टू डैश एक्स इंटू एफ, ये जो टी है ना उसमें हम इसका वैल्यू रख देते हैं एफ टू एक्स का। देखो फिर से इसका डेरिवेटिव लेंगे और ये जो t के रूप में हम एफ टू एक्स जो अपर लिमिट है उसे t के रूप में लिख देंगे, मतलब t के स्थान पर लिख देंगे। फिर माइनस नीचे का डेरिवेटिव लेंगे, फिर इसी मान को हम t के स्थान पर रख देंगे एफ वन एक्स। तो इस तरीके से हमारा वैल्यू करने के बाद में एफ डैश एक्स निकल जाता है। अब देखो मैं इसी वाले क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करूंगा। तो सोल्यूशन देखो मैं करने वाला हूं बाय यूजिंग लीबनिज फार्मूला। तो क्या होता है 0 से लेकर x, यहाँ लिख दिया t, यहाँ लिख दिया हमने sin t, यहाँ लिख दिया हमने dt। राइट, समझ आ गया। अब देखो ध्यान से ऊपर क्या है x है, तो मैंने क्या बताया इसका डेरिवेटिव लेंगे x का डेरिवेटिव। तो x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा इंटू इस वाले में जहाँ जहाँ मतलब ये t का फंक्शन है तो इसके स्थान में क्या रखेंगे, यहाँ वाला मतलब x रख देंगे, जो यहाँ पर आएगा उसको t के स्थान पर रख देंगे। तो क्या आएगा x इंटू साइन एक्स आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे माइनस डेरिवेटिव किसका, शून्य का डेरिवेटिव, शून्य का डेरिवेटिव शून्य होता है। और फिर जहाँ जहाँ t है उसके स्थान पे ये चीज़ लिख देंगे, तो ए भी वैल्यू क्या होगी 0 आ जाएगी। तो कुल मिला के वैल्यू कितनी आ गई x साइन x आ जाएगी। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। तो कौन सा आंसर हमारा होगा, बी आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है अपने डिफरेंट इंटीग्रल का। तो कल की डेट में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे जिसके ऊपर क्या होता है मैक्सिमम जो आपकी स्कूलिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या मैक्सिमम आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कल की डेट में हम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस जो है डिफरेंट इंटीग्रल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।